सो हे हेलो गाइस, बज चुके हैं रात के 11 और बिल्कुल फ्रेशन अप हो जाओ क्योंकि आप आ गए हो मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज यूरोप एंड इंडिया। और ये चैप्टर में आप लोगों को ये जानने को मिलने वाला है कि भाई यूरोप में ऐसी क्या चीजें हो रही थी जिनका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि पीरियड ऑफ रेनेसेंस क्या होता है। ठीक है, पीरियड ऑफ रेनेसेंस क्या होता है, जब हमारा 13th to 16th सेंचुरी का जो टाइम है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ रेनेसेंस। अब इस पीरियड ऑफ रेनेसेंस को और हम क्या बोलते थे, इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ रेनेसेंस। यहाँ पे ठीक है, इस पीरियड के दौरान क्या क्या हुआ था, बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए थे। ठीक है, बहुत सारी नई चीजें आई थी, जो पुरानी थी वो फिर से रिफॉर्म हो रही थी। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हो रहे थे क्योंकि लोगों को लगा कि यार अब हमें सिमट के नहीं रहना है। अगर मुझे यूरोप पता है तो यूरोप के अगल बगल और भी क्या चीजें हैं जो, तो उससे क्या हो रहा था, उनमें जागरूकता आ रही थी और फिर वो क्या कर रहे थे, एक नई नई चीजों को, नए नए कंट्रीज को ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी इस पीरियड में हुई। ठीक है, रिलीजन जो है इनका, रिलीजियन रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, यानी कि जो इनको लग रहा था कि जो पहले की जो बहुत गलत बातें चल रही थी भगवान के नाम पे, उसको भी ये क्या कर रहे थे, फिर से नए तरीके से रिफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद क्या आ जाता है, रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। फिर इसी पीरियड में क्या है आपका कि ये जो ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन है उसका कमिंग बैक हुआ। और यही जब कमिंग बैक हुआ तब इसने क्या किया, क्या बोलते हैं, हमारे मॉडर्न एरा का ये एक फाउंडेशन बना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए कि मॉडर्न एरा जो है उसका जो नींव रखी गई थी वो कैसे, कौन सी चीज पे हुई थी, तो आपको ये बोलना है कि रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन। ओके, उसके बाद इस एज में क्या हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन को बहुत ज्यादा क्या दिया गया, बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि अब ये लोग है ना सारी चीजों को भूलने को तैयार थे, बट इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपको इंसानियत को ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो इस एज में क्या हुआ, बहुत ज्यादा इन्होंने ह्यूमैनिटेरियनिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। देयर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ, अब इन्होंने कहा कि भाई अब इन्होंने चेंज कर दिया अपना माइंड कि आपको हर एक इंसान को इंसान समझना है। ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको समझना है इंस्टेड ऑफ रिलीजन। मतलब अब ये है ना, रिलीजन से उठ करके इंसानियत में आ गए थे कि रिलीजन को आप साइड में रखो, पहले आप ये याद रखो कि ये इंसान है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया था, जो इंसान है वो इनका सारा सेंटर हो गया था। ठीक है, द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अब ये सारी जगह जो हो रहा था, ये जो रिफॉर्म हो रहा था वो सारी जगह फैल रहा था। ठीक है, थ्रू नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रेनेसेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट एंड इमोशंस ऑफ, अभी इन्होंने ये कहा कि भाई अब आपको इंसान को ही सबसे ज्यादा अहमियत देनी है, उसके जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो किस बात से हर्ट हो रहा है, इसका भी आपको ध्यान रखना है कि वो हर्ट ना हो। सबसे पहले आपको रिलीजन को हटा देना है, सबसे पहले आपको इंसान को, इंसानियत को ही आगे लेकर चलना है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद आपको ये मैं बता दूं, ड्यूरिंग 1450 जॉनस गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड प्रिंटिंग प्रेस। ओके, अब इसी में क्या हुआ था, इसी पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस का भी जो है हम कहते हैं इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब ये प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन किसने करवाया था, दैट इज जोहानेस गुटेनबर्ग। ठीक है, ड्यू टू हिज डिस्कवरी न्यू आइडियाज आ रहे थे, कंसेप्ट एंड नॉलेज स्प्रेड रीच्ड टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपको एकदम जानना है कि पीरियड ऑफ रेनेसेंस मतलब क्या हो रहा था। उस पीरियड में क्या हुआ था, रिफॉर्मेशन हो रहे थे, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे। उसके बाद इंसानियत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। उसके बाद जॉन्स गुटेनबर्ग है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस चालू किया था बहुत। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बहुत दुनिया में क्या होने लगा, नॉलेज स्प्रेड होने लगा। ठीक है, आपको इंसान को इंसान समझना है, उनके इमोशंस को आपको सबसे पहले जगह देनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अभी इन लोगों ने रिलीजन को क्या कर दिया था, साइड में रख दिया था। ठीक है, तो ये था आपका पीरियड ऑफ रेनेसेंस। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं सेकेंड इसका क्या पॉइंट है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अब इस मूवमेंट में क्या हुआ था कि जो भी
ओल्ड आइडियोलॉजीज होती थी, ठीक है। जो भी रोमन कैथोलिक जो चर्च होता था, जो भी उनकी जो पुरानी थॉट थी, पुराने रिलीजियस थे, उनको बहुत ज्यादा अटैक किया गया, ठीक है। किसको अटैक किया गया, किसकी सोच को अटैक किया गया, रोमन कैथोलिक। मतलब जो ये लोग सोचते थे उसको इन लोगों ने अभी क्या करना चालू किया, अटैक करना चालू किया। ये बोलना शुरू किया कि ये जो आप सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं और इसको हमें चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वर इंडल्ज इन द अननेसेसरी रिचुअल्स, ओके। अब लोगों ने ये समझना चालू किया कि ये जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी तो भी गलत एक्टिविटी में ये पड़ जाते हैं और ये फिर हमारे साथ ही क्या करते हैं, गलत करते हैं। ये लोगों को समझ में आना चालू हो गया था कि ये हमारा यूज करके ये खुद आगे बढ़ रहे हैं। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, जैसे कि हमारे इंडिया में भी होता है कि अंधविश्वास के नाम पे क्या होता है, बहुत सारा पैसा ऐंठा जाता है। उसी टाइम क्या हो रहा था, जो ये क्रिश्चियन थे, ठीक है, ये भी क्या कर रहे थे, लोगों का एडवांटेज ले रहे थे और उनसे क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा ऐंठ रहे थे, ठीक है। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये जब बिगेन हुआ, राइट, उसके बाद क्या हुआ, इंसान को फ्रीडम मिल गया सोचने की भी, और वो एक रैशनल तरीके से सोचना जो लोगों का है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में सिर्फ आपको क्या पढ़ना है कि जो रोमन कैथोलिक जो उनके चर्च होते थे वो गलत चीजें कर रहे थे, लोगों ने अब उनके ऊपर क्या करना चालू किया, अटैक करना चालू किया। वो जो भी चीजें गलत काम कर रहे थे उसे भी लोग कंट्रोल करने लग गए, देखने लग गए कि सच में ये गलत कर रहे हैं, और तब उनको ये पता चला कि ये लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस रिफॉर्म मूवमेंट की स्टार्टिंग फिर ऐसे हुई, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज क्या होती है। अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हम देख लेते हैं। इन 1453 AD द ऑटोमन टर्क्स कंकर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative trade routes for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discoveries. Okay. तो इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि ऑटोमन टर्क्स जो था उन्होंने क्या करे, जो आज का इस्तांबुल है उस टाइम पे हम क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको क्या कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। और वहां से जो हमारा ट्रेड होता था, मतलब एशिया आप कह सकते हैं और यूरोप के बीच का वो क्या था, एक हम बोलते हैं ना बिटवीन वो चीज पड़ती थी, तो उसमें क्या हो गया था, वो इस्तांबुल कॉन्कर्ड हो गया था, तो वहां से ट्रेड पॉसिबल था ही नहीं। तब क्या किया था, ये जो यूरोप वालों ने क्या किया था, दूसरा और जगह इन्होंने खोज के निकाला था कि भाई अल्टरनेटिव ट्रेड रूट तो हमारे पास होना चाहिए, और तब से क्या हुआ, ये जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, 3 ठोक पीरियड ऑफ रेनेसेंस, जहाँ पे ह्यूमन इंसानियत को बहुत ज्यादा क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जो रोमन कैथोलिक होते थे उनकी जो भी तानाशाही चल रही थी उसको उन लोगों ने बहुत कंट्रोल में लाया। एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में आपको अभी मैंने बताया कि ऑटोमन जो टर्क्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, आज का जो इस्तांबुल है उसको उन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया था। तब जाके जो हमारा एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड होता था वो ब्लॉक हो गया था, और अलग उन लोगों ने ट्रेड मतलब जो ट्रेड हम कहते हैं लिंक, मतलब अलग रूट उन्होंने फिर क्या किया था, ढूंढ के निकाला था। इसका मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज एक नया अपना फाउंडेशन यहाँ पे बना रही थी, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में हम लेट अस नो का थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। During 15th century, European sailors went on expedition to discover sea route to India. ठीक है, 15th century में क्या हुआ था कि जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो नाव चलाते हैं, राइट, वो चले गए थे, मतलब ढूंढने के लिए निकल गए थे कि भाई इंडिया में, ठीक है, अब उनको इंडिया का एक रूट चाहिए था जो कि सी से जाता हो, तो वो यहाँ पे ढूंढने के लिए चले गए थे। इन 1487 AD
Diaz, a Portuguese sailor, began his expedition in search of India, but reached the tip of an African continent which we know as a Cape of Good Hope. Okay, एक पोर्टुगीज सेलर था, उन्होंने क्या सोचा था कि फिर से मैं चला जाता हूँ, मतलब वो चले गए थे इंडिया को खोजने के लिए, ठीक है। बट वो कहाँ पे पहुंच गए थे? टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो कि आज हम जिसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। ओके तो मतलब हर कोई है ना इंडिया को ढूंढना चाह रहा था, इंडिया से ट्रेड अपने जो थे बहुत ज्यादा, क्या उनके जो रूट है वो बहुत आसानी से हो जाए, बहुत हमारा काम जल्दी हो जाए, इसके लिए वो क्या कर रहे थे, रूट जो है इंडिया को जो जोड़ता है उनके कंट्री से, वो ऐसा रूट ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये था। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप, ठीक है। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड, यूरोप प्रोसीडेड फ्रॉम मिडाइवल टू modern age. Intellectual revolution took place in the same period. The society starts stepping out of the past ignorance and blind faith. The pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view. All these changes are addressed as intellectual revolution, which gave further moment to scientific discoveries in Europe. इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन क्या होता है? आज भी इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को सुना होगा, नहीं यार उसके इंटेलेक्चुअल लेवल ना बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि उसमें ना सोचने की जो होती है ना क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इंटेलेक्चुअल जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में क्यों हुआ? हमने देखा कि उन लोगों ने अभी इंसानियत को बहुत ज्यादा अहमियत देना चालू कर दिया था। सेकंड में हमने देखा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी गलत चीजें वो कर रहे थे उनको बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रोल किया, यानी कि लोग अब क्या हो रहे थे, सोच रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें गलत है। तो जब ये सारी चीजें समझ में उनको आ रही थी, तब क्या हुआ, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल था लोगों का सोचने का, वो इंक्रीज हुआ, राइट। और उसके कारण क्या हुआ, हमारा जो साइंटिफिक, यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कि साइंटिफिक डिस्कवरीज में ये भी हेल्प हुआ हमें, ठीक है। तो ये था बस। उसके बाद एक हम देख लेते हैं आज का रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है। इन अर्ली स्टेज ऑफ बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप, मेनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स during 18th as well as 19th century. This period is known as Age of Revolution. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the form of cabinet system and Bill of Rights. 1689 led limitations of the power of king. The sovereignty of the parliament was established. Revolution in political sphere, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिवॉल्यूशन आया, अब हम देख रहे थे पॉलिटिकल स्फेयर में कि लोगों को, आपको सब अभी हमने क्या पढ़ा कि इंटेलेक्चुअल उनकी जो लेवल है, सोचने की जो थिंकिंग है, वो बहुत ज्यादा अब क्या हो रही थी, हाई हो रही थी, क्या सही है क्या गलत है वो समझ पा रहे थे, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्फेयर में क्या हुआ था कि यहाँ पे अब पहली बार, जैसे हमारे इंडिया में हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो भी हमने क्या किसका सिस्टम अपनाया था, इंग्लैंड में ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम पार्लियामेंट है, ठीक है, वो सबसे पहले इन्होंने अपनाया था, जिससे हमने अपनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि सबसे पहले क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनाई गई थी, कहाँ पे, इंग्लैंड में। उसके बाद इनकी जो कैबिनेट सिस्टम का जो भी प्रोसीजर होता था, हम कह सकते थे, उसमें भी इन्होंने चेंजेस किया था। उसके बाद बिल ऑफ राइट 1689 का इन्होंने क्या किया था, क्या बोलते हैं, एक पावर होता था जो कि किंग क्या करता था कि जो उस टाइम क्या होता था कि किंग के ऊपर भी कंट्रोल आना चाहिए, इसके लिए उन्होंने ये जो बिल है ऑफ राइट्स 1689 को इन्होंने क्या किया था, बनाया था। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाता है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम कल करेंगे। और आज का हम फिर से एक थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। पीरियड ऑफ रेनेसेंस, ह्यूमैनिटेरियनिज्म आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने इंसानियत के ऊपर ध्यान दिया। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कैथोलिक जो चर्च है उसमें क्या हुआ था, ये अपनी तानाशाही कर रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, क्या सही है क्या गलत है, लोगों ने अब इनको कंट्रोल करना चालू किया। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में क्या हुआ था कि जो इस्तांबुल को इन्होंने क्या कर लिया था, कॉन्कर्ड कर लिया था, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप जो है एशिया से अच्छे तरीके से अपने जो ट्रेड है वो नहीं कर पा रहा था, तो इन्होंने कुछ नया रूट ढूंढा, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप हुआ, यानी कि लोगों का जो सोचने का थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो बढ़ रहा था, जिसके कारण हमारा जो साइंटिफिक डिस्कवरीज भी हो रहा था बहुत सारे यूरोप में। एंड रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, अभी हमने पढ़ा कि वहां पे क्या हुआ था, सबसे पहली बार क्या हुआ था, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट सिस्टम बनाई गई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, जो कुछ ऐसी बिल्स बनाए थे, बिल राइट, क्या उन्होंने कौन सा बिल बनाया था, हाँ 16 बिल ऑफ राइट 1689, जिससे कि हम किंग के भी पावर को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को इतना जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और इस चैप्टर को है हम तीन पार्ट्स में बांटेंगे, 1, 2, 3। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपका हो गया है, कल हम सेकेंड लेक्चर में फिर से आएंगे। और आई होप आप लोगों को कुछ
मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। पता है मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यार इंग्लिश मीडियम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप तो आसानी से जब आपका एग्जाम होता है तो आप हिंदी टू इंग्लिश उसमें वर्डिंग्स कर देते हो, पर स्कूल में होता क्या है कि हमें वर्डिंग जो होती है मैम लोगों की वो इंग्लिश में होती है, तो उतना स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। तो आप क्या करो, ये मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, और क्योंकि आप लोगों को इसमें पूरा फुल कंसेप्ट जो है आपका बहुत अच्छे से मतलब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छी तरीके से आंसर को लिख पाओ। तो तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।